जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है। शुरुआत आज के दिन की विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं और कल जो बिकवाली छाई थी, आज देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इंडेक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 10,934 के लेवल्स पर फिलहाल यहां पर 1% के करीब की तेजी, करीब 90 अंक ऊपर इंडेक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हांगकांग के बाजार में 114 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और जापान के बाजार में भी अच्छी खासी तेजी के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। करीब 125 अंकों की मजबूती यहां पर आप देख पाएंगे। अमेरिकी बाजार में क्या हो रहा है? उतार चढ़ाव भरा सेशन कल के सत्र में जरूर देखने को मिला। 300 अंक फिसलकर डाउ आखिरकार 50 अंकों की तेजी पर बंद होने में कामयाब रहा और नैस्डैक में 1/4% की तेजी जरूर देखने को मिली। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझ लेते हैं। भारत और चीन के मुद्दे पर फिलहाल क्या हो रहा है ये भी जान लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी खबरों वाले शेयर्स लेकर। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। और फाइनली इतने दिनों की वॉलेटिलिटी के बाद एटलीस्ट थोड़ा मूड में सुधार आते हुए दिखा है। अब देखना है कि ये बाकी के दिन ये गेन्स होल्ड कर पाते हैं कि नहीं बाजार पर। फिलहाल अगर आप बात करें तो डेफिनेटली अच्छे संकेत दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में। कल शाम अमेरिकी बाजारों में हालांकि हमने बढ़त जरूर देखी है, बट काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा और एक पॉइंट पर डाउ इंटरडे में 37,000 के ऊपर गया था, पर वहां से फिर फिसल कर ही बंद हुआ। तो तकरीबन दिन की ऊंचाई से 280 अंक डाउ जरूर फिसला है, पर फिर भी 50 अंकों की तेजी के साथ ही बंद हुआ। तो ले लेंगे क्योंकि 4 दिन की गिरावट के बाद एटलीस्ट थोड़ा यहां पर बाजार संभलते हुए आपको दिखे हैं। टेक्नोलॉजी शेयर्स में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजारों को सपोर्ट मिला। हालांकि एंड ऑफ डे में यहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, साथ ही इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। तो ज्यादातर सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में बढ़त रही। पर यहां पर मिली जुली खबरें आ रही हैं जहां तक बाजारों का हाल है। गोल्डमैन सैक्स ने जो अमेरिका की जीडीपी का ग्रोथ अनुमान है वो चौथी तिमाही के लिए काटा है। 6% से घटाकर अब सिर्फ 3% कर दिया है ग्रोथ का अनुमान चौथी तिमाही में। वो कह रहे हैं कि स्टिमुलस प्लान की बहुत जरूरत है और अगर अच्छा स्टिमुलस प्लान नहीं आता है तो फिर इकोनॉमी सुधरेगी नहीं। इसके अलावा अगर स्टिमुलस प्लान की बात करें तो अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगले हफ्ते एक नए स्टिमुलस प्लान पर चर्चा हो सकती है। और ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पिछले 2 महीनों से स्टिमुलस प्लान का इंतजार है और कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तो फाइनली कुछ एक्शन हम देख रहे हैं स्टिमुलस प्लान को लेकर। अब देखते हैं कि ये आगे जाकर कैसे इस पर डेवलपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मिला जुला इकोनॉमिक डेटा आया। जो बेरोजगारी के दावे हैं, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे, वो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा रहे। 8,70,000 पर दावे आए, अनुमान 8.5 लाख का था। पर अगर आप देखें तो ये पिछले 4 हफ्तों के ट्रेंड के मुताबिक ही है। लगभग इसी लेवल के आसपास पिछले 4 हफ्तों से नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि हालात भी नहीं बिगड़े हैं। इसके अलावा जो अगस्त में नए घरों की बिक्री है वो अनुमान से बेहतर रही। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कल ग्लोबल वीकनेस की वजह से आपने गिरावट देखी, आधे से 1.5% तक नीचे रहे यूरोप के बाजार। इसके अलावा यूके में बेरोजगारी कम करने के लिए या कंट्रोल में लाने के लिए एक नए प्लान की घोषणा की गई है, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। फाइनली अगर आप देखें तो सोने, यहां पर हमने देखा कि हल्की सी एक बढ़त जरूर आती हुई दिखी है, रिबाउंड है। हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी भी ऊपर जा रहा है, 2 महीनों के निचले स्तर के करीब ही आपको सोने के भाव दिखेंगे। कच्चे तेल के दामों को एक बार फिर से सहारा मिला, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, एलएसी पर गतिरोध कम करने की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर से ताजा खबरें क्या आ रही हैं? काफ़ी सारे खबरें हैं यहाँ पर। एक तो पहली बार इस पूरे मुद्दे पर विदेश मंत्री का बयान आया है मॉस्को सम्मेलन के बाद, जहाँ पर वो चीन के विदेश मंत्री के साथ भी मिले थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक इवेंट में बात कर रहे थे, जहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ काम करना ज़रूरी है। उनका पॉइंट था कि दोनों ही देश डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, दोनों ही देश ग्लोबल इकोनॉमी में अब एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, तो दोनों को साथ में काम करना
काफ़ी ज़रूरी है। दोनों देशों के बीच में कई तनाव के मुद्दे हैं और ये जो एलएसी का मुद्दा है वो उनमें से एक है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनमें से एक ये एलएसी का मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि इस समय स्थिति ज़रूर तनावपूर्ण है और ऐसी स्थिति हमने कई सालों में नहीं देखी है। तो यहाँ पर एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है और दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट को लेकर भी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। भारत चाहता है कि पहले चाइना डिसएंगेज करे अपनी पोजीशंस कम करने से पहले, और चाइना कह रहा है कि पहले भारत डिसएंगेज करे। तो देखना पड़ेगा कि क्या एक्शन होता है। अगले हफ्ते शायद कुछ और मीटिंग्स हो सकती हैं और हमें इंतजार है कि अगली मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग कब होगी, पर ये संकेत कुछ हैं जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी एक बयान ही था जहां पर वो कह रहे थे कि मिलिट्री स्तर पर जल्दी ही बात की जाएगी, मिलिट्री कमांडर स्तर पर, और दोनों देश एलएसी पर शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डिसएंगेजमेंट को देकर अभी भी दोनों में एक सहमति नहीं बनी है। दोनों अग्री करते हैं कि डिसएंगेज करना है, पर अभी सहमति नहीं बनी है कि एग्जैक्टली किस प्रोसेस से किया जाएगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, ये एक बार देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए हैं। करीब 1886 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 189 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1748 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हम देख रहे हैं। तो कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, वायदा बाजार में खरीदारी है और डीआईएस कैश मार्केट में भी कर रहे हैं खरीदारी। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज से तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, यही सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो वायदा कारोबार के बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़ों के साथ कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इंडेक्स में जो नेट लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की, वो बहुत ही कम है, 44%। आप देखिए, सितंबर सीरीज की शुरुआत हमने की थी 75% एफआईएस के नेट लॉन्ग के साथ और 30% कम, 31% कम एफआईएस के नेट लॉन्ग है। यानी कि एफआईएस अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत में बिल्कुल भी बुलिश नहीं थे और इससे मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सितंबर की सीरीज में जब इतने जबरदस्त लॉन्ग पोजीशन के साथ शुरुआत की थी, हेवी थे मार्केट और वहां से करेक्शन हुआ, और अगर अक्टूबर में एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन कम है तो ये लाइट मार्केट है, तो इसमें बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि जो शेयरों में भी ओपन इंटरेस्ट है वो 80 लाख शेयरों का ही रहा है। 95 लाख शेयरों का सितंबर की सीरीज की शुरुआत में था और अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 1 करोड़ से ऊपर शेयरों का रहता है। तो सितंबर की सीरीज की शुरुआत में, अक्टूबर की शुरुआत में काफी कम ओपन इंटरेस्ट है और ये एक अच्छा संकेत है। रोल ओवर्स ठीक हुए, एवरेज के आसपास ही हैं, थोड़े से कम रहे स्पेशली निफ्टी में, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि निफ्टी को अभी भी थोड़ा सा मजबूती की तरफ मान रहे हैं या कम कमजोर मान रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर दिख रहा है। तो मेरा ये समझना है कि अक्टूबर को लेकर आपको स्टेबल और सतर्क व्यू रखना चाहिए। डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 10,500 ये इससे ज्यादा आपको निफ्टी नीचे जाता हुआ नजर ना है। 10,500 10,200 वो रेंज है जहां मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर फिर से 11,200 11,300 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ये अक्टूबर सीरीज के लिए अभी डेटा बता रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए डेटा बहुत साफ नहीं है, इसलिए रेंज देना मुश्किल है। सीरीज की शुरुआत में डेटा बहुत ही कम बने, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अक्टूबर की सीरीज में भी उतार चढ़ाव तो रहने ही वाला है। लेकिन हाँ, जिस तरह से हल्की पोजीशन के साथ जा रहे हैं, नीचे की रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल अनिल सर, साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। कल जो भारी उतार चढ़ाव बिकवाली हमने बाजार में देखी, इसमें वक्त वक्त पर आप जो ट्रेडिंग रेंज बता रहे थे उससे व्यूवर्स को काफी फायदा हुआ है। ट्विटर पर भी लगातार व्यूवर्स आपको बधाइयां दे रहे थे, आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से क्या करना है, फिर आज के दिन क्या ट्रेंड रखना चाहिए? मान लीजिए हम जहां कल बंद हुए हैं वो एकदम मजबूत सपोर्ट है 10,800, और आज इसलिए आप देखिए कि हल्के से ग्लोबल संकेत मजबूत हुए हैं। देखिए, कोई बहुत मजबूती के संकेत नहीं थे। अमेरिका में भी भारी उतार चढ़ाव रहा है, डाउ फ्यूचर्स थोड़े ऊपर हैं, लेकिन हल्के से मजबूत संकेतों पर भी बाजार उछल रहे हैं। इसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये कि सीरीज की समाप्ति पर बिकवाली का प्रेशर जो था वो खत्म हो गया, और दूसरा ये कि बहुत अहम सपोर्ट लेवल पर बाजार आकर रुके हैं। तो मेरा ये समझना है कि अब आज के लिए, आज मैं 1-2 दिनों के लिए रेंज दे रहा हूँ जहां सपोर्ट रेंज अब नेक्स्ट कहां निकल कर आ रही है, 10,650 10,775।
ये आपकी अगली सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर। और 10,950 से 11,025 ये आज के लिए रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है, ये आपकी आज की रेंज होगी। अब बैंक निफ्टी में 20,050, 20,250 ये 200 पॉइंट की रेंज आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 20,800 से 20,950 ये वो रेंज है जहां पर बाजार अटकते रुकते हुए नजर आएंगे। जी मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज भी अब आपके सामने है। निफ्टी में ध्यान रखिए 2 से 3 दिनों के लिए आपको 10,650 से 10,775 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलना है। ऊपरी स्तर 10,950 से 11,000 ये आज के लिए ऊपरी रेंज होगी जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बैंक निफ्टी 20,050 से 20,250 के सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे और ऊपरी रेंज जो है 20,800 से 20,950 की होगी, इसे आप मानकर चलें। लेकिन आज से अक्टूबर सीरीज की शुरुआत होने वाली है। अब तक अक्टूबर सीरीज की कैसी चाल रही है इसे एक बार समझना चाहिए। ट्रेंड कैसा रहा है ये जरा जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रेंड अगर हम मापने की कोशिश करें तो इसको मापने के लिए हमने दरअसल 10 साल का डेटा जो है उसको खंगाला है और कोशिश की है कि देखने के लिए कि किस तरह का ट्रेंड देखने मिला है। 10 साल में केवल 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे, यानी कि 2 मौके ऐसे थे जब अक्टूबर की सीरीज में गिरावट हुई है। और वो मौके कब थे? एक 2018 में हुई थी और एक 2010 में हुई थी। ये 2 ही मौके थे जब निफ्टी में दरअसल अक्टूबर की सीरीज में गिरावट हुई थी मार्केट में। अगर इसको छोड़ दे तो बाकी 8 मौके ऐसे थे जहां पे दरअसल तेजी हुई है, यानी कि 80% चांस है कि मार्केट में तेजी होगी। अब ये तेजी कितनी हुई है तो पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज निकाल के देखें तो एवरेज आता है 1.7% के आसपास। और अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करें और पिछले 5 साल का एवरेज निकाल के देखें तो ये आता है करीब 0.7%। एक बात तो तय है कि तेजी होती है अक्टूबर में, ये तो पिछले 10 में से 8 बार में देखने मिला। लेकिन साथ साथ ये भी बात आपको याद रखना होगा कि जो मूव्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल देखने मिले हैं। 2019 में जहाँ 2% की तेजी थी, 2018 में 8% की गिरावट, 17 में 6% की तेजी, 16 ठीक है फ्लैट था, लेकिन 15 में देखिए 3% के आसपास की तेजी थी। तो ये बात फिक्स हो जाती है ट्रेंड देख के कि तेजी अक्टूबर में होती है, लेकिन वॉलेटाइल मूव्स भी देखने मिलते हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्टॉप लॉस जो है उसको भी अपने साथ रखना होगा, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये जानकारी और ये ट्रेंड हमें समझाने के लिए। और आप देखिए जब नई सीरीज की शुरुआत होती है, एक सीरीज जब खत्म होती है, ट्रेंड कैसा है अमूमन उस महीने में पिछले कई सालों में किस तरह का ट्रेंड बाजार में देखने को मिला है, ऐसी रिसर्च आप कहीं पर नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर ये ट्रेंड आप समझ रहे हो, इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि आगे ये जो सीरीज की शुरुआत हो रही है पूरा महीना कैसा रहेगा, इसे जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा इसे एक बार जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत ट्रिगर्स के साथ कर लेते हैं। आज निफ्टी 50 में बदलाव होने वाले लीज लैब और एसबीआई लाइफ की एंट्री होगी और भारतीय इन्फ्राटेल बाहर होगा। इसके अलावा थॉमस कुक पर भी नजर रखिए क्योंकि आज बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट रिफंड के मामले में भी आज सुनवाई होने वाली है, तो आप उस पर भी नजर रखिए। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आईपीओ अपडेट ले लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग का आखिरी दिन ये जो आईपीओ है ये करीब 3.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है और अगर रिटेल पोर्शन देखेंगे तो 4.32 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओएनजीसी पर भी नजर रखिए। घटना हुई थी कंपनी के हजीरा प्लांट में और इसके बाद कंपनी का बयान आया है कि इसके बाद जल्द ही कामकाज शुरू होगा। प्लांट में घटना की जांच की जा रही है और इसके बाद गेल के भी कुछ बयान निकल कर आए हैं। ओएनजीसी में जो घटना हुई है उसके बाद गैस सप्लाई उन्होंने अपने साइड से कम कर दी है। ग्राहकों को जो गैस सप्लाई करने वाली थी उसमें 40% की कटौती की है। सीजीडी सेक्टर को सप्लाई देते रहेंगे। ये एक अपडेट आया है ओएनजीसी और गेल की तरफ से। बैंक्स पर भी नजर रखिए क्योंकि अभी हाल ही में जो दिवालिया कानून अनाउंस हुआ है उससे माना जा रहा है कि कंपनियों को 3 महीने की और राहत मिल सकती है। कोरोना के कारण जो भी कंपनियां दिक्कत में चल रही थी उनको राहत मिलने की बात की जा रही है। और एक और खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी। आरबीआई 1 अक्टूबर को 10,000 करोड़ के ओएमओ लॉन्च करेगा। लगातार आरबीआई की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब नजर रखिए रिलायंस पर क्योंकि एक और अधिग्रहण करने जा रही है कंपनी। साउथ में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ईएमआई का अधिग्रहण रिलायंस रिटेल कर सकती है। 3,000 करोड़ में ये डील होने का अनुमान है। राइट्स पर भी आज आप नजर रखिए। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 206 करोड़ का आंध्र प्रदेश में रोड
रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए। टाटा कॉफी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी वीजी सिद्धार्थ के जो कॉफी प्लांटेशन थे, ये सीसीडी के मालिक थे, कॉफी प्लांटेशन खरीदने की उनकी योजना है और ये भी माना जा रहा है कि 1200 से 1500 करोड़ में ये डील हो सकती है। तो टाटा कॉफी भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। एडवांस एंजाइम्स, यहाँ पर एडवांस वाइटल एंजाइम्स की तरफ से 30 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है और नालंदा इक्विटी इंडिया इक्विटी फंड ने उसके सामने खरीदे हैं शेयर्स, करीब 41 लाख शेयर्स की खरीदारी उनकी तरफ से देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं डिक्सन टेक की। यहाँ पर भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से करीब 65,000 शेयर्स की बिकवाली हुई है और वैनगार्ड फंड ने उसके सामने खरीदारी की है। करीब 64,000 शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी वैनगार्ड की तरफ से देखने को मिली। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए एक बार वो आपको दिखा देते हैं। बजाज ऑटो का 2,900 का पुट लिया जा सकता है 100 रुपए पे, स्टॉप लॉस 84, टारगेट 123। इसी तरह से पुट 1175 पे आप ले सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 9 रुपए 70 पैसे और टारगेट रहेगा 14 रुपए 90 पैसे और टारगेट स्टॉप लॉस है 9 रुपए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस की दमदार कॉल्स आपके सामने है। बजाज ऑटो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2,900 की पुट आपको खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से मिली है। 123 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 84 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं आरबीएल बैंक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 155 की पुट खरीद सकते हैं। 14 रुपीज और 90 पैसे के टारगेट्स को ध्यान पर रखकर चले। 9 रुपए और 70 पैसे 9.70 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप ट्रेड करके चल सकते हैं। 3 कॉल्स हैं हमारे पास। आनंद राठी सिक्योरिटी से शुरुआत करेंगे। चोला फाइनेंस कल गिरते बाजार में भी करीब आधे % की तेजी है, स्टॉक देख रहा था और आज के सत्र में भी तेजी देखने की पूरी गुंजाइश है। आप 240 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 225 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा हिंडाल्को 166 के टारगेट्स को मानकर चले, 156 का स्टॉप लॉस लगाए, यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। चॉइस ब्रोकिंग की राय गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर है, कैश मार्केट में खरीदारी की जा सकती है। 728 के टारगेट्स को मानकर चले, यहां पर स्टॉप लॉस जो है 670 का आपको लगाना होगा। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। किरण जाधव .com के सीईओ आशीष केलकर अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नई सीरीज की शुरुआत आज होने वाली है, आज का ट्रेडिंग सेशन आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा वोलाटाइल देखने को मिल सकता है क्योंकि हमने कल जिस तरह का फॉल मार्केट में आते हुए देखा और आज हम एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की आशा करते हैं। तो लेकिन ओपनिंग के बाद जो रुख होगा वो तय करने के लिए थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। तो इनिशियली तुरंत कोई इंडेक्स पे ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक रेंज में देख रहा हूँ निफ्टी के लिए 10,770 का नीचे की तरफ और 10,860 ऊपर की तरफ। इस रेंज में मैं मानता हूं कि आज का ट्रेडिंग सेशन होगा। अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो वापस एक बार नीचे आने की भी संभावना है 10,860 की। अगर नीचे नहीं आता है तो बुलिशनेस बना रहेगा। तो ये जो रेंज है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ज्यादा बेरिशनेस मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ मैं मानता हूँ 20,130 तक बैंक निफ्टी को मैं आज या कल के ट्रेडिंग सेशन 2 दिनों की रेंज है ये, लेकिन 20,130 तक जाने की संभावना बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 21,000 है। बिल्कुल आशीष, सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर फोकस करने की राय देंगे आप और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक टॉपिक्स आज के लिए क्या होंगी? डेफिनेटली देखिए, मैं मानता हूं कि आज ऑटो सेक्टर में थोड़ी बिकवाली हम देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने चुना है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2960 का और मेरा जो पहला लक्ष्य है 2885 का रहेगा और ये भी टूटता है तो मैं मानता हूं कि करीबन 2830 तक भी ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो बजाज ऑटो में बिकवाली करने की सलाह है। एक स्टॉक है जहां पे मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा मानसी जी, और वो है एचडीएफसी लिमिटेड। हालांकि कल दिन भर इस स्टॉक में हमने बिकवाली होते हुए देखी है, लेकिन अंत के सेशन में यहाँ पे मैंने जो शैडो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ वहां पे खरीदारी का थोड़ा सा एक हल्का सा संकेत मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। ये एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। 1620 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1670 का मेरा लक्ष्य रहेगा।
बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा भी ले लेते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज कच्चे तेल के चार्ट पर अपना आउटलुक बताएं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है। हम लोगों ने नेशनल गैस में एक उछाल आते हुए ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, काफी अच्छा जम था। मुझे लग रहा है कि क्रूड जो थी यहाँ पे स्लोली एक अपसाइड आएगा। 2975 पे एक बार बाई करनी होगी, 3025 पर टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2950 रुपीज का लगा के चलना होगा। बिल्कुल वंदना जी, बेस मेटल्स की चाल कैसे देख रही हैं आप, और पर्टिकुलरली कॉपर पर आपका आउटलुक क्या होगा? जी मानसी, कॉपर ऐसी कमोडिटी है जिसमें हम लोगों ने इतनी जैसे इकोनॉमिक सेटबैक्स भी आए, नंबर्स भी खराब आए, फिर भी हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से और चाइना में जिस तरीके से एग्रेशन है, वहां पे हम लोगों ने अपसाइड आते हुए ही देखा है। कल जिस तरीके से मार्केट रिवाइव करके बाउंस करके यहाँ पे बंद हुई है, मुझे लग रहा है आज के मार्केट में भी थोड़ी सी बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। 530 रुपीज के लेवल पे एमसीएक्स में कॉपर सलाह दूंगी कि यहाँ पे खरीदना चाहिए। 538 का टारगेट रखना चाहिए, 526 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में कॉपर यहाँ पे लीड कर सकता है आज के दिन में। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार का अपडेट भी है आपके लिए, और इक्विटी मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स से भी शुरुआती ट्रेंड क्या बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, विस्तार से आपने जाना। लेकिन चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जी बिजनेस अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।